नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आवेश वितरण पर चर्चा करेंगे। जी हां, कि आवेश का वितरण कैसे होता है। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं। इस ट्रिक को ध्यान से सुन लीजिएगा, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, फिर आपको बहुत आसानी से समझ आएगा कि आवेश वितरण कैसे होता है। मान लिया जाए हमारे पास 8-10 माचिस की डिबिया हैं। उस माचिस की डिबिया को हमको जमाने के लिए कहा जाए तो हम कितने प्रकार से जमा सकते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको बहुत आसानी से समझ आने वाला है। हम माचिस की डिबिया को इस प्रकार जमा सकते हैं, एक लाइन में जमा सकते हैं, एक सरल रेखा के रूप में। ये देखो, इस प्रकार जमाया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए माचिस की डिबिया एक आवेश है, तो हम आवेश को इस प्रकार एक सरल रेखा के रूप में जमा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इसको हम इस प्रकार सरल रेखा या किसी प्रकार का भी इस प्रकार के हम रेखा के रूप में क्या कर सकते हैं, उसको जमा सकते हैं। ये वक्र भी हो सकता है लेकिन एक रेखा के रूप में होगा। तो इसका मतलब क्या है, आवेश का वितरण किस रूप में होता है, एक सरल रेखा के रूप में हो सकता है ना। ये तो पहला हो गया। दूसरा, आवेश को हम और किस रूप में जमा सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है माचिस की जो डिबियां हैं उसको हम इस रूप में भी तो जमा सकते हैं, इस प्रकार, ये देखो। या फिर इसको हम बढ़ा सकते हैं, मतलब लंबाई और चौड़ाई में। तो कहने का मतलब क्या है, और लंबाई गुणित चौड़ाई को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। इसका मतलब जिस प्रकार हम माचिस की डिबिया को इस प्रकार जमा रहे हैं, यदि ये इनको हम क्या माने, एक क्षेत्र माने, और ये जो डिबिया दिख रहा है उसको हम क्या माने, आवेश माने, तो हम ये भी मान सकते हैं कि आवेश किस रूप में वितरित होगा, एक क्षेत्रफल के रूप में भी वितरित हो सकता है। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, यदि इस माचिस की डिबियों के ऊपर में एक और माचिस की डिबिया को रखते जाए तो उसमें क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। इसका मतलब यह है, यदि इसी रूप में आवेश को माना जाए, इसका मतलब हम ये समझे कि आवेश जो है आयतन के रूप में भी वितरित हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवेश जो है कितने प्रकार से वितरित होगा, 3 प्रकार का होगा। पहला, रैखिक आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा होगा आयतन आवेश वितरण। इस प्रकार हम 3 प्रकार के आवेश वितरण कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और इनके आधार पर स्थिर विद्युत बल का गणना करेंगे, जो बहुत ही सरल है। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं और देखते हैं रैखिक आवेश वितरण क्या है। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ते हैं रैखिक आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, ये बहुत ही सरल होता है। जब किसी धातु चालक पर आवेश जो है एक सरल रेखा के रूप में वितरित हो, तब इसे हम क्या कहेंगे, रैखिक आवेश वितरण कहेंगे। और ध्यान देना है, किसी चालक के, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को उसका क्या कहेंगे, रैखिक आवेश घनत्व कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसको हम किससे दर्शाते हैं, इसको लैम्डा से दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा, रैखिक आवेश घनत्व, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो इनको आप याद रखिएगा। जैसे हम लिख लेते हैं यहां पर रैखिक आवेश घनत्व। तो मैंने बता दिया कि रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, किसी चालक में प्रति एकांक लंबाई में उसके आवेश की जो मात्रा होगी वही क्या कहलाता है, उसका रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। और रैखिक आवेश घनत्व को किससे दर्शाते हैं जी, लैम्डा से दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि 3 प्रकार के जो घनत्व होते हैं, है ना, वो बड़ा सिंपल है, मैं आपको पहले से बता देता हूं ताकि आपको सरल भी लगेगा। जैसे दोस्तों, लंबाई के लिए जो आवेश घनत्व होगा उसको लैम्डा से दर्शाएंगे, तो लंबाई से लैम्डा ऐसा करके याद रखेंगे। लंबाई के लिए आवेश घनत्व लैम्डा से दर्शाएंगे, और जो क्षेत्रफल होता है उसको सरफेस बोलते हैं, है ना। तो क्या कहेंगे, जो सरफेस वाला होगा, सरफेस से सिग्मा, है ना, तो सरफेस से सिग्मा बोलेंगे। मतलब जब हम क्षेत्रफल का क्या निकालेंगे, आवेश वितरण निकालेंगे, उसके जो घनत्व होगा, है ना, क्षेत्रफल का जो आवेश घनत्व होगा उसको किससे दर्शाएंगे, सिग्मा से दर्शाएंगे। और जो लास्ट में आएगा आयतन, उसको हम किससे दर्शाएंगे, आयतन आवेश घनत्व को किससे दर्शाएंगे, रो से दर्शाएंगे। तो आइए पहले हम इनको पढ़ते हैं। ये हो गया। तो अब ये तो समझ आ गया है कि आवेश घनत्व ये होता है।
आवेश घनत्व बराबर होता क्या है, जिनका फार्मूला जो होता है वो होता है, यहां पर होता है आवेश और नीचे में क्या होगा, यहां पर उसका लंबाई होता है। इसके लिए दोस्तों हमें एक रैखिक चालक लेना पड़ेगा। तो आइए हम एक रैखिक चालक का चित्र बना लेते हैं। मान ले जाए एक लंबाई का, एक निश्चित लंबाई का, तो चलो इसको हम एल लंबाई का मान लेते हैं। एक एल लंबाई का धातु चालक है जिसपे आवेश जो है इस प्रकार वितरित है एक सरल रेखा के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार हम आवेश को उसमें वितरित कर देते हैं। लेकिन हमको पता है ये संपूर्ण के लिए निकालने के लिए पहले हमें उनका एक अल्पांश लेना पड़ेगा। तो हम यहां पर मानते हैं कि एक अल्प क्षेत्र है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक, इसको हम बोलते हैं डीएल अल्प क्षेत्र। यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, देखो यहां से यहां तक तो बहुत सारे आवेश हैं, लेकिन यहां पर कितना आवेश होगा, एक अल्प आवेश होगा। तो यहां पर जो आवेश है उसको हम बोलते हैं डी क्यू, ठीक है। तो इस अल्पांश से कोई निश्चित दूरी पर, ध्यान दीजिएगा, तो हम ये मान लेते हैं कि इससे आर दूरी पर कोई बिंदु है जहां पर एक अन्य आवेश रखा हुआ है जिसको हम Q0 बोलते हैं, जिसको हम परीक्षण आवेश भी बोलते हैं, है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस आवेश के कारण, इस अल्प क्षेत्र पर स्थित आवेश के कारण, है ना, इस पर हमें क्या निकालना है, रैखिक आवेश घनत्व निकालना है। अब देख लो यहां पर, ये देखो ये अल्प क्षेत्र को क्या माना गया है, डीएल माना गया है, और इस अल्प क्षेत्र पर स्थित आवेश को क्या माना गया है, डीक्यू माना गया है। तो इसी फार्मूला के आधार पर, इस चित्र के आधार पर हम आवेश घनत्व को निकाल सकते हैं। तो आवेश कितना दिया हुआ है, यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर दिया हुआ है डी क्यू बटे यहां पर हो जाएगा डी एल। हम ध्यान दीजिएगा, हम पहले अल्प क्षेत्र के निकाल रहे हैं, फिर इसको हम क्या करेंगे, संपूर्ण जो चालक है उसके लिए निकाल लेंगे। अब ये देखो कई बार बच्चे लोग ना इनके जो ऐसा मात्रक है उसको रटने का कोशिश करते हैं, जबकि मैंने कई बार बताया है आप इनके ऐसा मात्रक को बिल्कुल भी मत रटिए, है ना। ध्यान से देखिएगा, देखो जैसे मुझे किसका, रैखिक आवेश घनत्व का ऐसा मात्रक निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा, ये क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है जी, इसका मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये क्या लिखा है नीचे में, लंबाई, और लंबाई को किससे नापते हैं, मीटर से नापते हैं, तो ये हो गया मीटर। तो देखो इनका जो है मतलब रैखिक आवेश घनत्व का ऐसा मात्रक तो निकल गया है, क्या है, कूलाम प्रति मीटर, और क्या चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो कूलाम प्रति मीटर, यहां पे लिख सकते हो। तो इस प्रकार हमने रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक निकाल लिया है। ये उसका कौन सा मात्रक होता है, ये उसका एसआई मात्रक होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यदि हमको यहां से फार्मूला मिल चुका है, देखिएगा लेमडा बराबर हमको मिला है डी क्यू बटे डी एल मिला है, तो आगे चल के हमको इनका मान रखना होगा। तो इसी जगह से हम क्या कर सकते हैं, डी क्यू का मान निकाल लेते हैं। तो डी क्यू बराबर क्या होगा, देखो डी क्यू बराबर ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू डी एल, ठीक है। तो इस सूत्र को याद रखिएगा, क्योंकि इसका आगे चल के उपयोग होना है। जहां लेमडा क्या है, रैखिक आवेश घनत्व है, डीएल क्या है, अल्प क्षेत्र होता है, और डी क्यू क्या है, ये तो उसका अल्पांश आवेश होता है। अब ध्यान दीजिए, इस एल लंबाई से आर दूरी पर कोई परीक्षण आवेश है जिस पर हमको स्थिर विद्युत बल का मान निकालना है। तो इस स्थिर विद्युत बल का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कूलाम का जो नियम होता है, आपने पढ़ा होगा, कूलाम के नियम में दो आवेशों के बीच की दूरी, है ना, जिसे दो आवेश दिया हुआ है तो उनका जो गुणनफल है, इनका हमने नियम निकाल रखा है, तो उस नियम को हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था, उस नियम को यहां पर लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस अल्पांश क्षेत्र के कारण इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल, तो इसको हम किससे दर्शाते हैं, मान ले जाए एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा उस पर लगने वाला बल, ये कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहां पर क्या होता है, एक आवेश कौन होता है, आपने पढ़ा है डी क्यू, ये वाला, और दूसरा आवेश कौन सा है जी, ये देखो यहां पर ये परीक्षण आवेश, और यहां पर क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, और चूंकि वेक्टर रूप में निकाल रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा ये आर का, और चूंकि अल्प क्षेत्र के लिए निकाल रहे हैं तो यहां पर हम अल्प लगा देंगे। तो ये किसके लिए है, इस परीक्षण आवेश पर इस अल्पांश के कारण लगने वाला स्थिर विद्युत बल। तो इसका मान तो हम निकालेंगे, इसकी जो मान है उसको यहां से हम क्या करेंगे, लाएंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डीएफ बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहां पर क्या हो जाएगा, देखो इसका मान आ जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा इंटू DL और ये हो जाएगा Q0 बटे R का स्क्वायर और ये हो जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, व्यंजक हो गया। लेकिन ये किसके लिए है, ये अल्प क्षेत्र के लिए है। लेकिन यदि इसको हम पूरे क्षेत्र के लिए मतलब इस पूरे चालक के लिए निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, इसी को क्या करते हैं हम, यदि समाकलन कर दें, इनको समाकलन कर दें तो ये पूरे चालक के लिए क्या निकल जाएगा, स्थिर विद्युत बल का मान निकल जाएगा। तो इन्हीं को हम क्या कर देंगे, इन्हीं को समाकलन कर देते हैं। चलो समाकलन कर देते हैं इसी को, तो आगे आप लोग कर लीजिएगा, मैं इसी लाइन में कर देता हूं। इसको जब समाकलन करेंगे तो यहां पर समाकलन हो जाएगा और यहां पर क्या लिख देंगे L, क्योंकि ये पूरे चालक के लिए हो जाएगा। अब देखो समाकलन जब करते हैं तो जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो तो सामने आ जाता है और ये तो समाकलन का फार्मूला तो आपको पता होगा। ये देखो समाकलन कैसे करते हैं जी, समाकलन का एक फार्मूला होता है। यदि इस प्रकार का हमारा कोई फार्मूला है, जैसे dx है, तो dx का फार्मूला समाकलन करते हैं तो मान कितना आता है, x आता है। ये मैंने हमेशा बताया हुआ है, पहले भी बताया था। तो यहां पर देखिए dx, यहां पर df है, तो जब dx का x आ रहा है तो df का कितना आएगा, f ही आएगा। इसका मतलब जब इनका हम समाकलन करेंगे तो इसका आंसर आएगा f बराबर। अब इनमें जो कांस्टेंट वैल्यू होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इनका समाकलन नहीं होगा। और इसमें से Q0 जो है वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब Q0 बटे ये Q है और यहां पर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और बाकी का जो बच गया जैसे L है। अब यहां पर क्या बचा है, लेमडा बचा है, R का स्क्वायर बचा है और यहां पे क्या बचा है, एक तो DL बचा हुआ है ना, और ये क्या बच गया, R वेक्टर रूप में। तो ये जो है किसके कारण, रैखिक आवेश के कारण, मतलब रैखिक आवेश वितरण के लिए क्या है, स्थिर विद्युत बल का सूत्र है। तो देखिए कितना सरल है, बहुत ही सरल सा सूत्र है। अब ध्यान दीजिए, यदि आपको ये वाला फार्मूला समझ आ गया है तो अगला वाला निश्चित रूप से बहुत ही सरल तरीके से समझ आएगा। तो देखिए मैं इनको मिटाता भी नहीं हूं, आपको इन्हीं में समझा देता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए मैं कहां कहां पे आपको संशोधन करके बता रहा हूं। जैसे अब ये तो हमारा हो गया किसके लिए, रैखिक आवेश घनत्व के लिए। ये हमने क्या निकाल लिया, स्थिर विद्युत बल का मान निकाल लिया। और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये वाला जो फार्मूला है बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस पाठ में जितने भी व्यंजक हम निकालेंगे वो इन्हीं सूत्रों के माध्यम से निकलता है। आइए अब हम दूसरा देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। ये क्या होता है, जब आवेश जो है किसी धातु के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण बोलते हैं। अब ये ध्यान देना है, किसी चालक के एकांक पृष्ठ पर वितरित समान रूप से आवेश की जो मात्रा है उसे क्या कहा जाएगा, वही जो है क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाएगा। अब ध्यान देना है, चित्र बस थोड़ा से बदलेगा। मान लीजिए हमारा चित्र ऐसा है, अब इसमें आवेश जो है किस रूप में वितरित है, आप ध्यान दो, यहां पर आपको समझ आएगा बहुत आसानी से। ये देखो इसमें आवेश किस रूप में वितरित हो जा रहा है, क्षेत्र के रूप में, है ना, क्षेत्रफल के रूप में आवेश जो है वितरित हो जा रहा है। अब यहां पर हम कोई एक क्षेत्र मान लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहां पर कोई अल्पांश अल्प क्षेत्र है, ये देखिए यहां पर इस क्षेत्र पर, तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, अब ध्यान दीजिए, क्षेत्र सरफेस, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये हमारा पूरा सरफेस है, एस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डीएस बोलेंगे। अब इस डीएस से मतलब इस अल्पांश से कितना दूरी पर, आर दूरी पर कोई परीक्षण आवेश है जिसको हम Q0 बोलते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपको चित्र बस को समझना है। यदि आपको चित्र समझ आ गया तो ये व्यंजक बहुत आसानी से समझ आएगा। अब देखो यहां पर जो आवेश होगा इस भाग पर, इस अल्पांश पर, उस आवेश को क्या बोलेंगे जी, इसको बोलेंगे हम DQ बोलेंगे, क्योंकि यहां पर जो आवेश है वो तो Q है, तो इस अल्पांश क्षेत्र पर जो आवेश होगा वो भी क्या होगा, अल्प ही तो होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, DQ बोलेंगे। और इस अल्पांश क्षेत्र को क्या बोलेंगे, DS बोलेंगे। इससे R दूरी पर कौन सा आवेश है, परीक्षण आवेश Q0 है। अब आवेश घनत्व किसे कहेंगे, किसके लिए, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो ये पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। पृष्ठ आवेश घनत्व, मैंने अभी इसका परिभाषा बताया है। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होगी वही क्या कहलाएगा, उसका आवेश घनत्व कहलाएगा। और मैंने ये भी बताया था, जैसे लंबाई से लेमडा लिए थे, ये एक ट्रिक है, तो सरफेस से क्या लेंगे, सिग्मा लेंगे।
तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा। और आवेश घनत्व को अब बताने की आवश्यकता नहीं है, आवेश में क्या होगा, ऊपर में क्या आता है, आवेश आता है, तो ये हो जाएगा dq। डायरेक्ट हम लिख ले रहे हैं यहां से, ये देखो dq और अल्पांश क्या था, ये था ds। अब कोई बोलता है सर पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए उनका SI मात्रक कितना होगा, तो भाई ये बड़ा सिंपल सा चीज है। ये देखो इसका मात्रक क्या होता है, इसका होता है कूलाम, ठीक है। और इसका देखो ये क्षेत्रफल है भाई, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब हम जानते हैं कि मात्रक में लंबाई को और चौड़ाई को दोनों को ही किससे नापते हैं, मीटर से नापते हैं। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब मीटर गुणित मीटर हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है इनका जो मात्रक है किसका, पृष्ठ आवेश घनत्व का जो SI मात्रक है, ध्यान दीजिए मैं SI मात्रक की बात कर रहा हूं, इनका जो SI मात्रक होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा कूलाम। और प्रति, देखो मीटर 2 बार है, इसका मतलब क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर। मतलब इनका जो मात्रक है SI मात्रक वो क्या होगा, कूलाम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी सूत्र के माध्यम से यहां पर हम क्या करेंगे, सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हैं जी, ये देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा dq बटे ds। और हमको पता है कि अगला आगे जब हम हल करेंगे तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, dq की आवश्यकता होगी। तो यहीं से हम dq बराबर निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा ds। अब यदि आपने यहां तक कर लिया और यदि आपको ये चित्र समझ आ गया है तो आगे सेम बनेगा, है ना। क्योंकि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अल्प क्षेत्र के लिए परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल का मान निकालना है। उसके बाद हम संपूर्ण के लिए करेंगे तो क्या कर देंगे, उनका समाकलन कर देंगे। तो जो अल्प क्षेत्र के कारण इस पर लगने वाला जो बल है वो तो यही होगा। बस ध्यान देना है, यहां पर जो आप वैल्यू रखोगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो वैल्यू रखोगे dq का, उस मान को कहां से ला लेंगे, यहां से ला लेंगे। तो इस वैल्यू को जब रखेंगे तो ये बाकी सब तो सेम जाएगा, बस यहां पर बदलेगा। देखो यहां पर क्या है, dq बराबर सिग्मा ds है, तो ये बदल जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा सिग्मा और ये हो जाएगा ds। ये किसके लिए है बताओ, अल्प क्षेत्र के लिए है। अब इसको हम जब संपूर्ण क्षेत्र के लिए करते हैं तो क्या करते हैं, इसी को समाकलन करते हैं। यहां पर समाकलन किसके लिए करेंगे जी, इसको हम करेंगे s के लिए, मतलब पृष्ठ के लिए करेंगे। तो ये सेम बन जाएगा। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जहां जहां पे मैं इसलिए इसको मिटाया नहीं था कि एकदम सेम व्यंजक बनता है, बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं होता। यहां पर क्या आ जाएगा, सिग्मा ds, सॉरी ये वही था। यहां पर इसी को हम नीचे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ये s हो जाएगा और ये तो ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा सिग्मा और यहां पर आ जाएगा ds। तो देखिए इस सूत्र में और इनसे पहले वाला सूत्र में कोई अंतर नहीं है। यदि आपको कौन सा वाला रैखिक आवेश वितरण समझ आया है तो निश्चित रूप से आपको पृष्ठ आवेश वितरण समझ आएगा। और इसी प्रकार यदि आपको पृष्ठ आवेश वितरण समझ आ गया है तो उसी प्रकार आपको आयतन आवेश वितरण भी बहुत ही सरल तरीके से समझ आ जाएगा। तो ये जो सूत्र है ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए है, पृष्ठ आवेश वितरण के लिए क्या है, स्थिर विद्युत बल का सूत्र है। तो आइए अब हम देखते हैं आयतन आवेश वितरण, ठीक है, बहुत ही सरल है। आयतन आवेश वितरण में क्या होगा, आवेश जो है उस पृष्ठ के संपूर्ण आयतन पर क्या होगा, वितरित होगा, ठीक है। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें तीसरा देखना पड़ेगा, तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा आयतन, ठीक है, आयतन आवेश वितरण। इसको बदल लीजिएगा, मैं बदला नहीं था। यहां पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, मैं आपको इनका मान डायरेक्ट बताता हूं। आइए दोस्तों, अब हम आयतन आवेश वितरण के बारे में बहुत ही सरल तरीके से चर्चा करते हैं। यदि इनसे पहले वाले दोनों को हमने समझा है तो ये बहुत ही आपको आसानी से समझ आएगा। ये हो जाएगा आयतन आवेश वितरण मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोग लिख लीजिएगा। अब ये क्या होता है, आयतन आवेश वितरण क्या होता है, इसका मतलब ये है आवेश जब किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर वितरित होगा तभी उसे हम क्या बोलेंगे, आयतन आवेश वितरण बोलेंगे। तो आयतन आवेश वितरण का घनत्व कैसे निकालेंगे फिर हम, ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रति एकांक आयतन पर आवेश की जो मात्रा होगी वो क्या कहलाएगा, आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आयतन आवेश
घनत्व है ना। अब ये आयतन आवेश घनत्व को हम किससे दर्शाते हैं, इसको हम दर्शाते हैं रो से दर्शाते हैं। अब ये भी तो वही होगा, dq बटा dv हो जाएगा। अब आइए यहां पर हम इसको आयतन के रूप में लेते हैं, तो इसको हम आयतन मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के रूप में लिखना चाहते हैं। तो यहां पर हम एक ऐसा कोई चित्र बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दर्शाना होगा, तो हम यहां पर कुछ ऐसे बना लेते हैं जिससे हमको ये समझ आ जाए कि इसमें हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे पास कोई पृष्ठ है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों है, और यहां पर कोई अल्पांश भी रहेगा, उससे कितनी दूरी पर, कोई r दूरी पर कोई अल्पांश होगा, ठीक है। तो ये उसका क्या हो गया, कोई अल्पांश, ये हो गया। यहां और यहां पर आवेश कितना होगा, dq होगा। यहां से r दूरी पर कोई क्या है, एक परीक्षण आवेश है, ये देखो r दूरी पर है, जिस पर हमें क्या करना है, स्थिर विद्युत बल की गणना करनी है। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होगा फिर, ये देखो dq अपान dv होगा। अब v क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो इनका जो एसआई मात्रक होगा वो कितना होगा जी, बहुत ही सरल तरीके से आप निकाल सकते हो। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो, इसका मतलब तो कूलाम होता है आवेश, और नीचे में आयतन लिखा है, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब मीटर कितने बार आ गया, इसमें 3 बार आ गया। तो इसका जो मात्रक है वो कितना आ गया, डायरेक्ट ये आपका आ गया कूलाम प्रति मीटर, और ये त्रिघात। तो ये उसका क्या हो गया, एसआई मात्रक, कूलाम प्रति मीटर त्रिघात। इस प्रकार हम इसका क्या निकाल सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं। अब यही से हमको क्या निकालना है, देखो यहां पर आपको सूत्र पता है ना, इस सूत्र पर ही हमको क्या रखना है, मान रखना है। तो यहां पर रो का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा dq और dv। अब हमको यहां पर dq का मान, ये जो dq दिख रहा है उसका मान यहां पे रखना रहता है, तो यहां पर आप dq का मान निकाल लीजिएगा। dq बराबर कितना हो जाएगा, रो, और ये हो जाएगा dv। यहां से ये जो मान है यहां पर रखेंगे। अब सेम वही है, मतलब अल्प क्षेत्र के कारण इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल का मान कितना होगा, तो ये सूत्र तो यही लगेगा सेम टू सेम। अब क्या करेंगे, यहां से इनका मान यहीं से ला देंगे, इसलिए मैंने इनको नहीं मिटाया था, आपको यह समझाने के लिए कि तीनों सूत्र एकदम सेम बनता है, आपको कुछ भी ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो dq बराबर, यहां पर dq का मान कितना आ जाएगा, यहां पर इसका मान रखना है ना, तो यहां पर मान रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखो, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रो, और ये हो जाएगा dv, ठीक है। ये किसके लिए है, अब ये v के लिए हो जाएगा। ये केवल किसके लिए होता है, एक अल्प क्षेत्र के लिए होता है। आप लोग एक स्टेप आगे करना, मैं समझाने के लिए इतना ही कर रहा हूं। अब इसी को हमें क्या करना है, संपूर्ण आयतन के लिए करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पर क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे v के सापेक्ष। ये देखो, तो आगे जब हल होगा तो ये ऐसा ही हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर v आ जाएगा, और इसके जगह यहां पर क्या आएगा, यहां पर रो आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा dv। इस प्रकार ये जो सूत्र है वो किसके लिए बन गया, किसके लिए, देखो आयतन आवेश वितरण के लिए क्या है, ये बल का सूत्र है, जिसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युत बल। तो इस प्रकार हमने देखा कि तीनों सूत्र जो है बहुत ही सरल है, और आप इस सूत्र को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के इन्हीं सूत्रों के द्वारा हम आगे व्यंजक बनाएंगे। जैसे अक्षीय स्थिति है, निरक्षीय स्थिति है, किसी भी बिंदु के कारण उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सारे व्यंजक जो है इस फार्मूला के आधार पर बनता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।